बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सम अदर वायरल डिजीज़ेस। सम अदर वायरल डिजीज़ेस टॉपिक में कुछ वायरल डिजीज़ेस दिए गए हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें पहला डिज़ीज़ जो दिया गया है वायरल डिज़ीज़ वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक लंबा चौड़ा सा टॉपिक है, एक लंबी चौड़ी सी डिज़ीज़ है। इसको हम एक लेक्चर के अंदर शूट नहीं करवा सकते। आज के वीडियो लेक्चर में इसका थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे और इसका जो बाकी मानदा पोर्शन रह जाता है उसको आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इसका थोड़ा सा पोर्शन पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं हेपेटाइटिस का और देखते हैं कि यह हेपेटाइटिस किस तरह वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है हेपेटाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हेपेटाइटिस वर्ड्स को देखें तो ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ वर्ड है। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, हेपेट। ये हेपेट वर्ड जो है ये हेपेटो से लिया गया है और हेपेटो की मीनिंग क्या होता है, लीवर। हेपेटो वर्ड जो है ये लीवर को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड वर्ड जो है ये है आइटिस। और आइटिस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इन्फ्लामेशन के लिए। जिस लफ्ज़ के आखिर में आइटस आ जाए तो ये क्या शो करेगा, ये इन्फ्लामेशन शो करेगा। तो अब हेपेटाइटिस का लफ्ज़ी मानी क्या हो गया, ये इन्फ्लामेशन होता है लीवर का। लीवर जो होता है वो जब उसमें इन्फ्लामेशन काज हो जाए तो इस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन ये हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। अच्छा, अब थोड़ा बहुत ये इन्फ्लामेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। हमारे बॉडी के ऊपर भी जब भी कोई इन्फेक्शस एजेंट हमला कर देता है और हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो हमारा बॉडी जो है उस इन्फेक्शस एजेंट को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। और उस रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, बॉडी सेल डाई भी हो जाते हैं। इसके अलावा वो एरिया क्या हो जाता है, रेडनेस उसमें आ जाता है। इसके अलावा पेन उस एरिया पे महसूस होता है। इसके अलावा स्वेलिंग वहाँ पे होती है और वो जगह पूरी तरह फंक्शन नहीं कर सकता, लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है। और वो जगह क्या होती है, बनिस्बत नॉर्मल एरिया का वो वार्म भी होती है। तो फिर ऐसे कंडीशन को हम इन्फ्लामेशन का नाम देते हैं। तो हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर होता है। अच्छा, अब ये हेपेटाइटिस तीन तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं और उनका लीवर जब डैमेज हो जाए, उसके लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। सेकंड वन टाइप इसका एक और होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये एक ऐसा हेपेटाइटिस होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद लीवर सेल जो होते हैं हेपेटोसाइट्स उनके ऊपर ये अटैक कर देता है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम। तो ऐसे हेपेटाइटिस को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहा जाता है। और थर्ड वन टाइप जो है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस। जो वायरस से लीवर में इन्फ्लामेशन काज हो जाए तो उसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। हमारा मेन फोकस इसके ऊपर होगा, वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर, क्योंकि ये दो जो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ये हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। तो हमारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा, वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर होगा। अच्छा, अब आते हैं टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस डिस्कस करते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ टाइप होते हैं, तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन टाइप जो है वो है हेपेटाइटिस ए। अब ये हेपेटाइटिस ए जो है ये एक वायरस से काज होती है जिसको HAV वायरस कहा जाता है। H मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस इसका फुल फॉर्म होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। तो इस वायरस से क्या काज होता है, इससे हेपेटाइटिस ए काज होता है। अच्छा, अब इस हेपेटाइटिस ए के यहाँ पर हमने चंद पॉइंट लिख दिए हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इस हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। ये इसका पुराना नाम है, ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस नहीं है, ये इसका ओल्ड नेम है। पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि ये इन्फेक्शियस होता है, एक पेशेंट से या एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया गया था कि ये क्या कहलाता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। लेकिन मॉडर्न स्टडी जो है इसको ये नाम यूज़ नहीं करता, इसके लिए ये हेपेटाइटिस ए नाम यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, कॉमन टाइप। ये एक आम सा टाइप होता है हेपेटाइटिस, बहुत कॉमन होता है ये टाइप हेपेटाइटिस ए जो होता है ये बहुत कॉमन होता है और अकर इन चिल्ड्रन, और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को काज होता है हेपेटाइटिस ए। इसके अलावा थर्ड वन पॉइंट यहाँ पर क्या है,
हेपेटाइटिस ए वायरस इज़ फाउंड इन चाइल्ड फीसेस, और ये बच्चे के फीसेस जो होते हैं, फुजला जो होता है उसमें ये पाया जाता है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट भी होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में। तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस कहाँ पे पाया जाता है? चाइल्ड की फीसेस में भी पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन क्या होता है? माइल्ड इन्फेक्शन। ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सीवियर नहीं होता, माइल्ड दरमियाना सा होता है, इतना संगीन इन्फेक्शन ये नहीं होता। लेकिन अगर लंबे अरसे तक ये चला जाए तो फिर ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ये 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होता है, ख़ुद ब खुद रिजॉल्व होता है। इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, माइल्ड इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है, और ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है। एक्यूट इन्फेक्शन से मुराद ये है कि इसके अलामात जो होते हैं वो बहुत शदीद होते हैं और बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं। अर्ली स्टेजेस में क्या होते हैं, बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा लंबा अरसा ये नहीं लेते, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसका होता है। इब्तिदाई में क्या होते हैं, सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन थोड़े से मुद्दत के लिए होते हैं, लंबे अरसे तक नहीं होते। अप टू 6 मंथ, तकरीबन 6 मंथ तक ये सिम्टम्स क्या होते हैं, बाद में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात दिन क्रॉनिक कंडीशन भी इख्तियार कर सकता है अगर ये 6 मंथ से ऊपर चला गया और बॉडी से बाहर नहीं हुआ या बॉडी से ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर सकता है। लेकिन अलबत्ता ये ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशन में नहीं चलता आगे। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है? रूट। इसका कौन सा रास्ता है, ये किस रूट के थ्रू एंटर होता है? थ्रू फीसेस। ये फीसेस के ज़रिए आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया कि ये चाइल्ड फीसेस में ये HAV वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है ये पाया जाता है। तो अगर छोटे बच्चे होते हैं वो अगर अपने फीसेस के साथ अपने हाथ वगैरह टच कर दे और वो उन गंदे हाथों के ज़रिए वो किसी टूल को, किसी खुराक वगैरह मटेरियल को क्या कर दे, टच कर दे, और कोई हेल्थी पर्सन उस चीज़ों को, वो फूड मटेरियल वगैरह या वो डिशेस वगैरह जो होते हैं उन के अंदर कोई चीज़ का है, तो फिर उसको, उस हेल्थी पर्सन को भी हेपेटाइटिस ए काज हो सकती है। तो इसका मेन रूट फीसेस होता है, फीसेस के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में सबसे पहले ये बात आप लोग जहन में याद रखें कि ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है, HAV वायरस, ये नॉन एनवल्प्ड वायरस होता है। नॉन एनवल्प्ड मतलब इसके इर्द गिर्द वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो होती है वो मौजूद नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, तो ये नॉन एनवल्प्ड होता है। इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीनेशियस कवर एक और मौजूद होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड, इसको कैप्सिड कहा जाता है इस कवर को। और ये कैप्सिड आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज टॉपिक में पढ़ लिया था कि कैप्सिड किस चीज़ से बना होता है। ये कैप्सोमर से बना होता है, कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे ये डॉट डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लैक डॉट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज रिप्रेजेंट कैप्सोमर। और ये कैप्सोमर किस चीज़ से बने होते हैं? ये बने होते हैं चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बने होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन किस चीज़ से बना होता है? ये अमीनो एसिड से बना होता है। तो ये होता है इसका कैप्सिड। इस कैप्सिड के नीचे यहाँ पर ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट मैंने आप लोगों के लिए ड्रा कर दिए हैं। ये डॉट क्या हैं? ये है एंजाइम। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इस एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। ये हो गए एंजाइम। और इसके अलावा इसके मिडल पोर्शन में एक न्यूक्लिक एसिड का एक पीस पाया जाता है। और ये क्या होता है? दिस इज़ अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ RNA। ये RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये क्या है? RNA कंटेनिंग वायरस है, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। अच्छा, ये था थोड़ा बहुत हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। अब नेक्स्ट वन आते हैं और डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस बी को। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये एक और वायरस से काज होती है जिसको कहा जाता है HBV। HBV स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है।
आल्सो कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। इसके लिए दूसरा नाम जो है सीरम हेपेटाइटिस यूज़ किया जाता था, ये भी इसका पुराना नाम है। और ये नाम इसके लिए इसलिए यूज़ किया जाता था क्योंकि ये HBV वायरस जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है, या आप लोग ऐसा कहें कि सीरम में पाया जाता है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया था। लेकिन मॉडर्न मेडिकल वर्ड में इसको हेपेटाइटिस बी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, ये एक्यूट भी हो सकता है, एक्यूट प्लस क्रॉनिक इन्फेक्शन भी ये हो सकता है। इब्तिदा में ये एक्यूट हो सकता है, और अगर 6 मंथ से ये ऊपर चला जाए तो फिर ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर सकता है और लीवर को मज़ीद डैमेज कर देता है। अच्छा, क्रॉनिक से मुराद ये है, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि स्लोली किसी चीज़ को डैमेज करता हो, एक एजेंट, और एक लंबे अरसे तक उसके अंदर डैमेज कंटिन्यू रहता है, तो ऐसे कंडीशन को फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन जो होता है, इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है और इसका प्रोग्रेशन वेरी स्लो होता है। ये स्लोली अपने ग्रिप पकड़ लेता है किसी आर्गन के ऊपर या किसी टिश्यू वगैरह के ऊपर। तो क्रॉनिक लंबे अरसे तक चलता है। और एक्यूट क्या होता है, इसके सिम्टम काफ़ी सीवियर होते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म क्या होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, इन क्रॉनिक केस, अगर ये क्रॉनिक कंडीशन में ये हेपेटाइटिस बी चला जाए, लीड्स टू कैंसर, ये आगे कैंसर कंडीशन काज कर सकता है। लीवर के हेपेटोसाइट सेल जो होते हैं वो फिर एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, इसी तरह लीवर को कैंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट वन पॉइंट इसके बाद क्या है, रूट। इसके रूट देखते हैं ये कि ये कौन कौन से रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। कोई किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो होता है, अगर उसके साथ हाथ लगाए जाएं या कोई और चीज़ उसके ज़रिए कॉन्टामिनेटेड हो जाए और उसको किसी हेल्थी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए, तो इसके ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट वन, ये सलाइवा के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। और इसके अलावा ये टीयर, ये काफ़ी ख़तरनाक है। हेपेटाइटिस ए की बनस्बत हेपेटाइटिस बी वेरी सीवियर होता है। ये टीयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, ये यूरिन के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, और इसके अलावा ये सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये है चंद रूट्स ट्रांसमिशन के। अब आते हैं और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि ये वायरस किस तरह होता है। तो यहाँ पर हमने अगेन एक डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम के थ्रू हम आप लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जर्नलाइज स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके इर्द गिर्द एक कवर मौजूद होता है जिसको एनवल्प कहा जाता है, एनवल्प। तो ये एनवल्प वायरस है। एनवल्प क्या होता है, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर का एक मेम्ब्रेन, एक कवरिंग होता है। तो ये एनवल्प वायरस होता है HBV। एनवल्प के नीचे एक और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसको अगेन क्या कहा जाता है, कैप्सिड। ये होता है इसका कैप्सिड। और कैप्सिड के अंदर यहाँ पे अगेन मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हो गए छोटे छोटे डॉट्स मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं, दीज आर एंजाइम्स। और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है ये DNA की फॉर्म में होता है। तो दिस इज़ DNA कंटेनिंग वायरस। DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये हो गया इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं हेपेटाइटिस सी की तरफ। हेपेटाइटिस सी जो है ये भी एक सीवियर फॉर्म होता है हेपेटाइटिस का। ये हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये थोड़े बहुत संगीन होते हैं बनिस्बत हेपेटाइटिस ए के। और ये एक वायरस से काज होता है जिसको कहा जाता है HCV। HCV मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस। ये हेपेटाइटिस सी वायरस से काज होता है। अब आते हैं और इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, सॉरी इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। ये इसका ओल्ड नेम है, अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। मेनली आजकल मेडिकल वर्ल्ड में इसके लिए ये हेपेटाइटिस सी का नाम यूज़ किया जाता है। इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस नाम इसको क्यों दिया गया है, ये अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या होता था, ट्रांसमिट होता था। तो ये इन्फ्यूजन वगैरह जो लगाते हैं लोग पेशेंट को, तो उस दौरान क्या होता है कि ये ब्लड वेसल जो होते हैं उसको पियर्सिंग करना पड़ता है, उसको प्रिक करना पड़ता है। तो
उसके ज़रिए इनका ट्रांसमिशन का ख़तरा होता है। तो इसलिए ये पुराने ज़माने में उसको ये नाम दिया गया था, लेकिन अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। अच्छा, तो इसका मेन ट्रांसमिशन रूट इसका क्या होता है? थ्रू ब्लड होता है, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया था। अब नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? एक्यूट प्लस क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ये एक्यूट फेज़ भी इसका हो सकता है और इसके अलावा ये क्रॉनिक स्टेजेस में भी चला जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी इससे काज होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेन काज ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट। ये हेपेटाइटिस सी जो है इसकी वजह से ज़्यादातर लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है और फिर उस लीवर को किसी डोनर लीवर के ज़रिए क्या कर दिया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये एक मेन काज है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का। लास्ट वन पॉइंट जो है वो है रूट, कि कौन से रूट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। नीडल, कॉन्टामिनेटेड नीडल जो होते हैं उसको अगर इस्तेमाल किया जाए, उसके ज़रिए भी इसके ट्रांसमिशन का ख़तरा होता है। इसके अलावा टाटू जो होते हैं, टैटू वगैरह बनाने के दौरान भी इसके ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। पियर्सिंग जो होता है कान को या नाक वगैरह में ज्वेलरी पर्पज़ के लिए सुराखें वगैरह करना, इसके थ्रू भी इसका चांस होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी इसका चांस होता है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लिया जाए और उसको किसी हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, तो इससे भी HCV वायरस का ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है डिलीवरी टाइम, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, सारा ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो ये तो ब्लीडिंग के ज़रिए क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर जो है वो HIV इन्फेक्टेड है और दूसरा नहीं है, हेल्थी है, तो इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्थी पर्सन अगर दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाए तो इससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। एंड डायलिसिस सेंटर, और डायलिसिस सेंटर जो होते हैं, डायलिसिस सेंटर क्या होते हैं? ये वो जगह होती हैं जिन लोगों के किडनीज जो होते हैं फेल होते हैं, तो आर्टिफिशियल तरीके से डायलाइज़र मशीन के ज़रिए जब उनका ब्लड साफ किया जाता है तो उसे डायलिसिस कहा जाता है। तो उस डायलिसिस के सेंटर जो होते हैं वहाँ पे भी क्या होते हैं? ये कॉन्टामिनेटेड नीडल हो सकते हैं, इन्फेक्टेड ब्लड्स के ज़रिए कॉन्टामिनेटेड नीडल हो सकते हैं, तो उनके ज़रिए भी डायलिसिस सेंटर में भी इनके ट्रांसमिशन का थ्रेट होता है, वहाँ पे भी इनका। इसके अलावा आइटम शेयरिंग, चीज़ों को शेयर करना, जैसा कि रेज़र वगैरह, टूथब्रश हो गया, इसके अलावा टावल वगैरह हो गए। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के रेज़र, टूथब्रश, टावल वगैरह कोई हेल्थी पर्सन यूज़ करे तो इससे भी इसके ट्रांसमिशन का ख़तरा होता है। अच्छा, तो ये थे चंद चीज़ें ट्रांसमिशन के। अब लास्ट बनाते हैं और थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इस वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो यहाँ पर अगेन हमने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। इसमें फर्स्ट वन ये सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है या कवर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको कहा जाता है एनवल्प। ये भी क्या है? एनवल्प्ड वायरस है। ये एनवल्प किस चीज़ से बना होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। इसके अलावा इसके नीचे एक और कवर मौजूद होता है। इस कवर को अगेन क्या कहा जाता है? कैप्सिड। और ये कैप्सिड कैप्सोमर से बना होता है। कैप्सोमर किस चीज़ से बना होता है वो मैंने पहले आप लोगों को वहाँ पे बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे इस एरिया में छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिए हैं। ये क्या है? इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम्स। अच्छा, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड इसका सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है। ये हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो DNA कंटेनिंग वायरस है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस A वायरस और इसके अलावा C वायरस, ये दोनों क्या हैं? RNA कंटेनिंग वायरसेस हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट वन यहाँ पे एक पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि ज़रूरी है, इसको भी डिस्कस करते हैं। अदर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के और टाइप भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं? C के अलावा जो हेपेटाइटिस का एक अनदर टाइप है वो है हेपेटाइटिस D। इसके अलावा हेपेटाइटिस D के अलावा एक और टाइप आता है हेपेटाइटिस E, और इसके अलावा एक और टाइप भी होता है हेपेटाइटिस F, और इसके अलावा एक और टाइप भी होता है हेपेटाइटिस G। ये कौन सा वायरस काज करता है? ये काज करता है HDV। ये हेपेटाइटिस D काज करता है। और हेपेटाइटिस E किससे काज होता है? HEV से। और ये F किससे काज होता है? HFV से। और ये लास्ट वन HGV वायरस से।
लेकिन आप लोगों के बुक में सिर्फ हेपेटाइटिस ए वायरस से जो इन्फ्लामेशन काज होता है, मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस, इन तीनों के बारे में दिया गया है डिटेल थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तीनों जो है ये मेन कॉमन है और इसके बारे में हमारे पास बहुत सारा डेटा मौजूद है। लेकिन ये बाकी मानदा जो है डी, ई, एफ एंड जी, इनके बारे में अभी तक ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है और इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो नो मोर डिटेल, इसलिए उन्होंने आप लोगों की बुक में ये दिए भी नहीं हैं। इसके बारे में हमारे पास मज़ीद डिटेल नहीं है कि इनके ऊपर मज़ीद रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बुक में नहीं दिए गए हैं और बस इसको डिस्कस भी नहीं कर लेते, ये इतना बस ज़रूरी नहीं है। ये हेपेटाइटिस ए, बी और सी जो है ये मोर कॉमन होते हैं, इसलिए उन्होंने ये दिए हैं, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये था हेपेटाइटिस का पार्ट 1, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा और इसके अलावा पार्ट 3 भी इसके अंदर आएगा। हेपेटाइटिस डिज़ीज़ जो है इसको मैं 3 लेक्चर के ज़रिए आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। ये था जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप हेपेटाइटिस ए का और बी का और सी का। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम क्या शूट करेंगे, इसका पैथोफिजियोलॉजी शूट करेंगे कि ये लीवर में इन्फ्लामेशन कैसे काज करता है, लीवर को किस तरह डैमेज कर देता है, और साथ में इसका डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे कि ये किस टेस्ट वगैरह के ज़रिए डायग्नोस होता है। इसके अलावा इसका प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे और लास्ट में फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। बाकी मानदा पोर्शन आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।